हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कि आखिर में विमेन ने क्या रिवॉल्यूशन करा था, उन्होंने भी क्या युद्ध करा था अपने राइट्स को पाने के लिए, क्योंकि सारे राइट्स तो मैन को मिल रहे थे, विमेंस को तो कुछ मिल नहीं रहा था। हालांकि विमेंस काफ़ी हेल्प कर रही थी जब मैन जा रहे थे लड़ने। ठीक है, जब आदमी लोग जा रहे थे लड़ने बाहर, तो विमेन पूरे ही घर की देखभाल कर रही थी और विमेंस ने काफ़ी हेल्प करी थी। ठीक है, तो एक तरीके से विमेंस को क्या आगे चल के राइट्स मिले थे, और अगर नहीं मिले थे तो क्या उन्होंने रिवॉल्यूशन करा था, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कल मतलब 10 तारीख को छंगामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि यहाँ फरीदपुर बरेली में है, ओके, सो वहाँ पर कल एसएसटी का टेस्ट है, तो मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाना है। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, इसीलिए आज ही मैं इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट कर कर आज ही अपलोड कर दूँगा। ओके, सो आई होप ये वाला जो पार्ट है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड होगा। वैसे चैप्टर काफ़ी अच्छा था, राइट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और डेफिनेटली भी थोड़ा सा पार्ट बचा इसका है जो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। So, 1 minute. Oh, so, from the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for living. ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि मतलब शुरुआत से जो वुमेन्स थी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, मतलब एक्टिव थी, हर काम में वो एक्टिव थी और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे थे, क्योंकि विमेंस ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। ओके, सो उनको ऐसा लग रहा था कि जब वो इतनी हेल्प वगैरह कर रही है मैंस वगैरह की, और इस रिवॉल्यूशन में वो इतनी हेल्प कर रही है, तो थोड़ा आगे चल के गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी और उनको भी वोटिंग राइट्स वगैरह है, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह है, और एजुकेशन राइट वगैरह थर्ड स्टेट को भी मिल पाएगा। ऐसा वो लोग सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात मेनली जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी कर रहे हैं, जो विमेन है थर्ड स्टेट्स की, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है, मेनली, लेकिन और राइट्स सारे थे। सो they worked as seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of the prosperous people. ठीक है, तो आखिर में जो विमेंस थी उनको अपना भी खर्चा चलाना था, तो आखिर में वो वर्क कैसे करती थी, वो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ करती थी, घर पे जाके झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धुलना है, ये वो काम करती थी। ठीक है, सब्जी उब्जी लाना है, सब्जी उब्जी बेचना है, लाइक ये वाले वो काम करती थी, कुछ सेल करना है नॉर्मली। ऐसे थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी, जो विमेंस थी, वो करती थी। ओके, most women did not have access to education and job training. Only daughter of nobles or wealthier member of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. ठीक है, working women had also to care for their families, that is cook, teach, worker, quick up for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. ठीक है, अब कुछ कुछ विमेंस ऐसी भी थी जिन्हें लाइक एजुकेशन राइट भी नहीं था कि वो पढ़ सकते हैं। एजुकेशन राइट किसे था, सिर्फ नोबल की फैमिली को, क्लर्जी की फैमिली को, ओके, और नोवेल्टी डॉटर्स को, जो नोबल्स में डॉटर है, और कुछ वेल्दियर जो वेल्दियर जो विमेंस हैं, किसमें, थर्ड स्टेट में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सभी लोग गरीब नहीं थे थर्ड स्टेट में, कुछ लोग गरीब थे लेकिन ज़्यादा अमाउंट में लोग अमीर भी थे। ठीक है, सो जो वेल्दियर वुमेंस थी उनको एजुकेशन राइट्स वगैरह थे, और ये जो नॉर्मल वाले वुमेंस थी इनको एजुकेशन राइट्स नहीं थे। अब इन्हें भी अपना घर वगैरह चलाना होता था, तो इस तरह डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो करा करती थी। ओके, फिर क्या है, अब जब इन्हें एजुकेशन राइट्स वगैरह नहीं है, तो फिर एक ही चारा बचता था कि आखिरी में इनकी शादी हो जाया करती थी। ठीक है, इनकी सैलरी वगैरह काफ़ी लो हुआ करती थी, काहे की ये जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वगैरह करती थी, इनकी सैलरी काफ़ी लो हुआ करती थी, इन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। अब जब इतना कम वेतन मिलेगा तो ये आगे अपना घर कैसे चलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो रही थी इनके साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, in order to discuss and voice their interest, women start their own political clubs and newspaper. अब इस सब को देखकर इन्होंने क्या करा, ये लोग अपना नए नए
अब मतलब ये लोग परेशान हो चुके थे कि भाई हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों ने क्या करा, अपने पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह बनाए, ठीक है, जिससे बात स्प्रेड हो रही थी, ठीक है। अबाउट 60 women's club came up in different French cities, ठीक है। जो फ्रांस है, फ्रांस की सिटीज़ में लगभग, ओके, फ्रांस की सिटीज़ में लगभग 60 वुमेन्स ने क्लब अपने बनाए, ओके। एंड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन एज वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, ठीक है। ये वाला जो क्लब है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो था ये सबसे फेमस क्लब था थर्ड स्टेट की विमेंस का। वन ऑफ देयर One of their main demand was that a woman enjoy the same political rights as man. Women were disappointed due to the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demand to have the right to vote, to be elected to the assembly, to to hold political offices only then they felt with would their interest be represented in the new government, ठीक है। अब इन लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे अच्छे क्लब्स बनाए, ठीक है, जिसमें सबसे फेमस जो क्लब था वो हमने भी पढ़ा था, क्या था, द स्टोरी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे फेमस क्लब था। अब इनकी लाइक यहाँ पे वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। इनका भी एक मतलब डिमांड थी कि जैसे सारे राइट्स मैन को मिल रहे हैं, ठीक है, वो सारे राइट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, वैसे विमेंस को भी सारे राइट मिल सके। सारी विमेंस को, थर्ड स्टेट की विमेंस को भी सारे राइट्स मिल सके, क्योंकि पहले और जो सेकंड वाली स्टेट की विमेंस थे उनको तो अच्छे खासे मिल रहे थे, वेल्दियर विमेंस को भी मिल रहे थे थर्ड स्टेट्स की, लेकिन मिल किसी अच्छे से राइट नहीं रहे थे, वो थर्ड स्टेट की विमेंस को नहीं मिल रहे थे, ओके। इसलिए विमेंस काफ़ी परेशान थी और विमेंस जो थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखा था कि विमेंस को भी ये वाले राइट्स मिलने चाहिए। इसीलिए काफ़ी डिसअपॉइंट थी 1791 की जो यू नो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। एक तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इन वुमेंस को पैसिव सिटीजन्स में भी लाए थे, ठीक है, कि ये वोट्स वगैरह नहीं दे सकते, इनको वोटिंग का राइट नहीं है, इससे और ये परेशान थी, ठीक है। तो ये डिमांड करती हैं कि राइट टू वोट, के इन्हें वोट करने का राइट हो और ये इलेक्टेड टू द असेंबली टू बी होल्ड, और ये असेंबली में इलेक्ट हो सकें, ठीक है, ये भी एक तरीके से इलेक्टर्स बन सकें, ओके। सो ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। फिर इनको इतना ही लग रहा था इनका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट में जा सकेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह थे वो खोल लिए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इन क्लब्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो हमारी बातें सुनेंगी, क्योंकि बात को स्प्रेड किया जाएगा इन क्लब्स में, ठीक है। फिर इन द अर्ली एव ऑफ द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हैव इम्प्रूव देयर लाइव्स ऑफ वीमेंस, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे चलकर, गवर्नमेंट जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था उन्होंने ये सोचा कि अच्छा कुछ तो हमें इन वुमेंस के लिए करना चाहिए, आखिर में इन्होंने इतना कुछ करा है तो इनके सुधार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, टुगेदर विद द इन लोगों ने, इन सब ने क्या करा, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। Marriage was made into contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run a small businessman. Women को वो सारे rights मिल गए थे, एजुकेशन के rights, ठीक है, मैरिज करने के राइट, की वो किससे मैरिज करना चाहते हैं और कब मैरिज करेंगे, वो उनको ये वाला भी राइट मिल चुका था कि अगर वो मैरिज नहीं करना चाहते हैं या फिर मैरिज अगर देर में करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। छोटे मोटे बिजनेसमैन चलाने का उनको राइट मिल गया था, ठीक है, जॉब्स वगैरह उनको मिल गई थी। लेकिन एक जो राइट नहीं मिला था उन्हें, ठीक है, सिर्फ एक जो वन ऑफ द राइट उन्हें नहीं मिला था वो ये था, पॉलिटिकल राइट अभी भी उन्हें नहीं मिला था जिसको उन्हें चाहिए था। जो राइट उन लोगों को चाहिए था मेनली, वो राइट अभी भी इन्हें नहीं मिला था कि ये लोग इलेक्ट नहीं कर सकते किसी मेंबर को और ना ही इलेक्टर्स बन सकते हैं, ये वाला राइट अभी भी नहीं मिला था इन्हें, ठीक है। फिर क्या हुआ, विमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स however continued during the reign of terror. The new government issued law offering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. ठीक है, फिर क्या वो विमेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए। अब जो टाइम पीरियड है रेन ऑफ टेरर का 1793 से 1794, इसमें क्या होता है कि ये लोग, इनके क्लब्स वगैरह काफ़ी हाई फाई होते हैं, मतलब काफ़ी आगे चलते होते हैं, काफ़ी ग्रोथ में होते हैं, ठीक है, और न्यूज़ वगैरह काफ़ी स्प्रेड होती है। तो जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम की, द रेन ऑफ टेरर की, मतलब मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर के टाइम की जो शासनकाल होता है, उसमें ये क्या करते हैं कि जितने भी विमेंस होती हैं
इनमें से कुछ विमेंस को अरेस्ट कर लेते हैं, इनके पॉलिटिकल क्लब्स को बैन कर देते हैं, लेकिन जो कुछ विमेंस होती है वो अभी भी छूट जाती हैं, ठीक है, बच जाती हैं। फिर क्या होता है, women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world, ठीक है। फिर वुमेन्स लड़ती हैं अपने, वुमेन्स के मूवमेंट चलते हैं अपने वोटिंग राइट के लिए कि उन्हें पॉलिटिकल राइट अपने चाहिए है, ठीक है। तो वो अगले 200 साल तक लड़ती हैं, मतलब 18 जो आपका क्या कहते हैं, ये 1800s के टाइम से और लगभग लाइक सॉरी 1789 के टाइम से, ओके, जब हमारे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ईयर है 1789 से और लगभग 1900s के टाइम तक ये अपने मूवमेंट को चलाती रहती हैं पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी तक इनके जो मूवमेंट्स वगैरह हैं वो चलते रहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज कैप्ट अलाइव एज इंस्पायरिंग मेमोरी, और ये काफ़ी इंस्पायरिंग मेमोरी थी कि इतनी मतलब वुमेन्स इतनी ताकतवर है, एक तरीके से इतनी इंस्पायर्ड है कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए करीब 200 साल लड़ती रहती हैं, ओके। और फाइनली फिर क्या होता है, इन द ईयर ऑफ 1946, यहाँ पे गिवन फॉर्म में है, इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन्स इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। 1946 में क्या हुआ कि वुमेन्स को राइट मिल गया कि वो भी वोटिंग राइट्स में एलिजिबल हैं और वो भी इलेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर हमारा देश इंडिया जो था वो स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। तो उसको मतलब बिना किसी प्रेमल के लाइक बिना भी किसी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किसी के भी अपनी जो इंडिया है वहाँ पर भी वुमेन्स को पूरा इक्वल राइट, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके। फिर ये हमारा विमेंस का खत्म होता है, अब आता है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। आखिर में ये स्लेवरी जो गुलामबाजी थी उसको कैसे ख़त्म करा गया, ओके 1 मिनट। ये पता नहीं क्यों नहीं चलता है, मैं जब भी इसको चलाता हूँ पता नहीं क्यों चला। हाँ, तो स्लेवरी को कैसे ख़त्म किया गया, मतलब स्लेवरी को जो गुलामबाजी वगैरह थी उसको ख़त्म करा गया। अब वो कैसे ख़त्म करा गया और वो कब से शुरू हुआ था ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन्स रेगमी वॉज दैट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है। सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था, सबसे बड़ा चेंज था, ठीक है, जब जैकोबिन्स का राज्य चल रहा था, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब राज्य चल रहा था इन द ईयर ऑफ 1793 लगभग, उसके टाइम पर इनका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का राज्य चल रहा था। तो उसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था, सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि इन्होंने सबसे बड़ा चेंज ये था कि इन्होंने जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं उनमें जो स्लेवरी है, ठीक है, गुलामबाजी है, उसको एबोलिश कर दिया था। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू एंड गुआदेलूप एंड सैन डोमिंगो और इम्पोर्टेंट सप्लाईज फॉर कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, ठीक है। ये एक देखिए द कॉलोनीज इन कैरेबियन, ये कैरेबियन जो है ये बीच में पड़ता है, एक आइसलैंड है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है, ठीक है, आइसलैंड है कैरेबियन। तो यहाँ पर क्या किया, जो कैरेबियन है यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर प्लांटेशंस बड़े बड़े होते थे, लाइक टी प्लांटेशन हो गए और आपके कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह बड़े बड़े प्लांटेशंस होते थे। तो आगे बढ़ते फिर होता क्या है, तो जैसे टोबैको प्लांटेशन वगैरह है, इंडिगो है, शुगर एंड कॉफ़ी, यहाँ पर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी खेतियाँ होती थी। बट reluctant of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। अब अमेरिका के पास इतने लेबर नहीं थी, ठीक है। तो ये अमेरिका थी, वो ये चाह रहे थे कि यूरोप से कुछ लोग जो है वो आए और हमारे प्लांटेशन में काम करें, ठीक है। अब जो यूरोप के लोग हैं वो भी नहीं आना चाह रहे थे, वो ये सोच रहे थे अनफेमिलियर लैंड पे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। जिस लैंड को वो जानते नहीं अच्छे से वो उस पर काम नहीं करना चाहते थे। अब क्या होता है, so this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. The slave trade began in the 17th century, ठीक है। फिर लगभग 17th सेंचुरी में, ठीक है, लगभग 1600s के टाइम में क्या होता है, ये जो 1600s के टाइम में क्या होता है कि ये जो लाइक आपकी जो यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री के कुछ लेबर चाहिए होते हैं, सॉरी यूरोप इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, ओके, आई एम रियली रियली सॉरी। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ लेबर्स वगैरह चाहिए होती है अमेरिका को। अब यूरोप जाना नहीं चाहता क्योंकि अनफेमिलियर लैंड है, तो यूरोप के लोग करते क्या है, आप उसको भी तो पैसा दिख रहा है ना, तो यूरोप के लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके जो लोग हैं उनको खरीदते हैं और ठीक है वहाँ से लोगों को उठाते हैं, खरीदते हैं और उनको सप्लाई करते हैं अमेरिका में टू एज अ लेबर, ठीक है, एज अ लेबर। देखिए एक मतलब एक ट्रायंगल चल गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया यहाँ पर कि जो
अमेरिका है उसको नीड है लेबर्स की, यूरोप के लेबर्स की। अब यूरोप नहीं आना चाह रहा है अनफेमिलियर लैंड के कारण, तो करता क्या है यूरोप, यूरोप को पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो ये करता है कि डेफिनेटली में जो अफ्रीका है उसके कुछ लोगों को खरीदता है और अफ्रीका के लोगों को वहाँ पर गुलाम बनाकर भेज देता है। ठीक है, ये ट्रायंगल एक जैसा बन गया है। ठीक है, जैसे ये यूरोप हो गया, ठीक है, और नीचे ये अफ्रीका हो गई, और यहाँ पे आपका अमेरिका बन गया। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका हो गया, और ये देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो एक टाइप का ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा था। सो ऐसे ये स्लेवरी वगैरह हुआ करती थी। आगे देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट। या So, French merchants sailed from the ports or Burdock or Nantes to the African coast, where they brought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3 months-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। फिर क्या है होता है, जब ये अफ्रीका में लोगों को खरीदते थे यूरोप के लोग, तो अफ्रीका से डायरेक्ट कैरिबियन की तरफ जाते थे, मतलब अमेरिका में जाते थे। ठीक है, जो कैरिबियन है वो अमेरिका के बस बीचों बीच है, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है उसके बीचों बीच एक आइसलैंड है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड था अफ्रीका से कैरिबियन में जाने का वो 3 मंथ्स का लगता था। ठीक है, शिप्स के द्वारा ये लोग जो लोग थे, स्लेवरी लोग थे, जो स्लेव्स वगैरह थे, वो जाया करते थे। तो इनको ऐसे जानवरों की तरह ठूसा जाता था। कुछ लोग तो वहीं पर मर जाया करते थे, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में इन्हें फूड भी नहीं सप्लाई हुआ करता था और इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, इसलिए कुछ लोग मर जाया करते थे। The exploitation of slave labor was made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. इससे क्या हुआ था, इससे क्या होता करता कि जो अमेरिका में जो प्रॉपर डिमांड है ना शुगर की, कॉफ़ी की, इंडिगो की, वो पूरी हुआ करती थी। एंड पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड नाइंटीज ओन देयर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। ठीक है, और कुछ जैसे यूरोप वगैरह हैं, इनको अपने एक तरीके से इकोनॉमिक हेल्प भी काफ़ी मिलती थी। ओके, फिर क्या होता नीचे देखते हैं। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly had long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects. ठीक है, नेशनल असेंबली मतलब प्रोटेस्ट करती है कि ये जो स्लेवरी है काफ़ी बेकार है और इसको बंद करा जाए। ठीक है, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस, लेकिन कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं होता। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन इसको अपोज कर रहे थे जिनकी जो इनकम है पूरी तरह से डिपेंड है स्लेव ट्रेड पे। ठीक है, and it was finally in the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। ठीक है, जैसे कि रॉबेस्पियर के टाइम में 1794 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें ये कह दिया था कि इनको छोड़ दिया जाए, स्लेव जो है स्लेव मतलब स्लेवरी हटा दी जाए। ठीक है, दिस हाउएवर टर्न्ड आउट द शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 years लेटर। फिर 10 साल बाद क्या होता है, जो नेपोलियन आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट उसके होते हैं जो री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब दोबारा से स्लेवरी को ला देते हैं। ठीक है, प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनका तो पूरा खर्चा ही चल रहा था, जो ये बिजनेस वगैरह थे इनका पूरा खर्चा चल रहा था, क्योंकि ये जो थे ये बेचा करते थे लोगों को, तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। ठीक है, अफ्रीकन निगोरियस टू इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। यहाँ जो एक नेगोरियस वर्ड आया है, इसका मतलब एक गंदा वर्ड है जो कि अफ्रीकन पीपल्स से कहा जाता था। ठीक है, काफ़ी मतलब जिससे गंदा वर्ड होता है उस तरीके कहा जाता था। अभी ये अगर हम लोग अभी इस वर्ड को अफ्रीका में कह दे तो ये बैन है वर्ड। ठीक है, तो हम लोग जेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका साउथ ऑफ द सहारा, मतलब जो लोग थोड़े काले होते थे उनको निगोरियस कहा जाता था। ठीक है, निगोरस कहा जाता था, जो कि काफ़ी गंदा वर्ड था। फिर फाइनली इन द ईयर ऑफ 1848 स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या आता है, द रिवॉल्यूशन एट एंड एवरीडे लाइफ। कि आखिर में इस रेवोल्यूशन से हमें मतलब क्या क्या मिला है, इस रेवोल्यूशन से कोई हमारा बेनिफिट हुआ है, ये हम पढ़ते हैं। कैन पॉलिटिकल चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। मतलब यहाँ पर लिखा है कि जैसे इस रेवोल्यूशन से, इस पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स हुई थी, इससे एक तरीके से क्या लोगों के अंदर सुधार आया है कि लोग जैसे पहन रहे कपड़े में चेंज हुआ है उनके, और जैसे वो बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं उनमें कुछ चेंज हुआ है। द ईयर फॉलोइंग 1789 फ्रांस सॉ मैनी सच चेंज इन देयर लाइफ्स ऑफ मेंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। काफ़ी सारे चेंज हुए हैं 1789 के रिवॉल्यूशन से। एंड द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास द लॉ वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। हुआ क्या है कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इससे 3 वर्ड्स निकले थे, वो कौन कौन से थे, लिबर्टी,
यहाँ पे सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अगेन मैं लिखता हूँ, देखिए। वैसे मैं बता देता हूँ, 3 वर्ड्स निकले थे, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ओके, एंड इक्वालिटी। सो ये 3 वर्ड्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकले थे और काफ़ी हेल्पफुल है, जो आज में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का तो मीनिंग सबको पता है। इक्वलिटी मतलब समान रूप से, ओके। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्र से, ठीक है, स्वतंत्रता। सो one important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. 1789 में जो बेस्टाइल, जब देखिए 1789 के जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में 1789 में, उससे क्या हुआ, सेंसरशिप को भी एबोलिश करा गया। सेंसरशिप मतलब क्या होता है, जैसे हमें गवर्नमेंट पे पूरी तरह से निर्भर नहीं है, हमारे पास राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू अप्रोच, ठीक है, हमारे पास ये है, तो इससे सेंसरशिप जो होती है उसके एबोलिश भी करा गया था। In the old Ragni, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published to be performed only after they has been approved by the censors of the king, ठीक है। पहले हुआ क्या करता था ओल्ड रैगनी में, ओल्ड रैगनी टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कौन सा है, 1789 से पहले का टाइम जो पीरियड है उसको ओल्ड रैगनी कहते हैं। ओल्ड रैगनी में होता क्या था, जितनी भी बुक्स वगैरह प्रिंटेड होती थी, न्यूज़पेपर जितने भी प्रिंटेड होते थे, तो उनको अगर प्रिंट आपको कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए, लेकिन उनको पास तब करा जाएगा जब पूरी तरह से जो किंग वगैरह है वो अप्रोच, मतलब एक तरीके से मतलब उसे अपील कर देंगे एक तरीके से, पूरी पूरी तरह से सहमत है कि हाँ इसको कर सकते हो, आगे इसको फर्दर आगे बढ़ा सकते हो, तभी इसको ये जो प्रिंट हम लोग इन पेपर्स वगैरह को कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि राजा वगैरह ये देखा करते थे कहीं इन लोगों ने हमारे बारे में कुछ गलत सलत तो नहीं लिख दिया है, ओके। सो नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द नेचुरल राइट, मतलब इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों के पास न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड pictures flooded the towns of the France from where the events and changes take place in the France. They were described and discussed. ओके, अब मतलब सारे राइट्स इनको मिल चुके थे, लोग जो थे इवन प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल ये कुछ भी अपने आसानी से कर सकते थे, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द वे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद द इडल्स सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर। मैंने आपको बताया थ्री वर्ड्स मिले थे, आप ये पूरे बता रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। 3 वर्ड्स आए थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ठीक है। ओके, फिर ये कंक्लूजन आता है, देखिए ये जो है ये कंक्लूजन है, वैसे तो ये आपको खुद पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो देखिए 1799 में क्या हुआ था, 1799 में बेसिकली पूरी पावर किसके हाथ में आ गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट में, ठीक है। लेकिन 1804 में उसमें उसने अपने सिर पर ताज पा लिया था, मतलब एक तरीके से कह लिया था कि आपका शासनकाल जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट संभालेगा। इसने करा क्या था, पूरा जो यूरोपियन फैमिली थी, अब इसकी जो फैमिली थी पूरी, ठीक है, उसको मंत्री, राजमंत्री वगैरह सब बना दिया था, ओके। वैसे इन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क भी करे थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे वर्क करे थे, जैसे डेसिमल सिस्टम में वेट और मेजर्स, वेट को मेज़र वगैरह करना, ठीक है। और इसने काफ़ी अच्छे वर्क भी करे थे, लेकिन आगे चल के जो लोग हैं इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये कुछ गंदे वर्क्स भी करता है, जैसे स्लेवरी को आगे प्रोटेस्ट कर, मतलब एक तरीके से स्लेवरी जो है उसको आगे ला जाता, लेके आ आता है, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फिर से इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को। कुछ लोग तो इनसे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, इनसे काफ़ी नाराज़ होती है। फिर क्या होता है, इनको हटा दिया जाता है और बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, एक आगे चल के बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें इन द ईयर ऑफ 1815 में ये जो होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, 1815 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनसे जैसे टीपू सुल्तान, राममोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरी से कुछ आइडियाज़ आए थे, ठीक है, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो भी आपका लिबर्टी आई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा सहमत हैं ये जो टीपू सुल्तान है, राममोहन रॉय, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और इन्होंने तभी रिफॉर्म कर पाया था आगे इंडिया के चेंजेस में। तो यही सब था आज का चैप्टर। आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जितना इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और कल हमारा एसएसटी का टेस्ट है, तो आई होप कि छंगामल के बच्चे को जितने भी सीएमएस फैमिली है पूरी, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लास 9 के बच्चों को।
और आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ओके, एंड एक्चुअली गाइस 2-3 दिन से मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ीवर हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी-सी आवाज़ मेरी बैठी-बैठी लग रही होगी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, दैट्स अ वेरी बिग चेंज। सो आज हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लेट्स फूड।